नमस्कार, मैं आकाश यादव। इस बार अपडेट नहीं, बट इस बार मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन, दो 3 मिनट की इन्फॉर्मेशन अबाउट SBI क्लरिकल का मेंस रिजल्ट, उसके बाद में LIC ADO का प्री, LIC ADO के मेंस की तैयारी, बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर के एग्ज़ाम की तैयारी और साथ में SBI PO के इंटरव्यू की तैयारी। इससे रिलेटेड दो तीन मिनट में मुझे एक ही वीडियो में ये सब चीज़ें कवर करनी है। मैंने सोचा था सबसे पहले अलग अलग वीडियो बनाऊँ, बट नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट टॉपिक काफ़ी ज़्यादा थे, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो के थ्रू आपसे मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। एक वीडियो जैसे जिस दिन SBI क्लरिकल का रिजल्ट आया था, उस दिन मैंने एक वीडियो मराठी में बनाया था। सो उसके नीचे कमेंट थे कि सर वो वाली इन्फॉर्मेशन भी हमें हिंदी में चाहिए, तो वही चीज़ें मैं हिंदी में दोहराता हूँ। बट उस वक्त एक सब्जेक्ट ही था SBI का, अभी मुझे 5 सब्जेक्ट कवर करें तो मैं 2-3-4 मिनट में उसकी समरी कन्वर्ट करता हूँ। देखिए, SBI क्लरिकल लास्ट ईयर एक शिफ्ट में हुआ था, लास्ट ईयर शायद हाँ एक शिफ्ट में हुआ था। इस साल SBI क्लरिकल के एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में हुए। ऐसा लगा था कि लगभग 1,00,000-1,15,000 के आसपास, 1,20,000 के आसपास स्टूडेंट वो एग्ज़ाम देंगे और 1:10 का रेशियो भी पकड़ा जाए अलॉन्ग विथ PWD कैंडिडेट की वैकेंसीज, तो लग रहा था कि 10,000 के आसपास वैकेंसीज हो सकती है, वैकेंसीज बढ़ सकती है, तो ऐसा हुआ नहीं। नंबर ऑफ जो फाइनल सिलेक्शंस थे वो एज़ पर PDF में जितने भी बच्चों के रोल नंबर है उनके एडिशन करने के बाद में लगभग 5,200 5,300 के आसपास वैकेंसीज आई। सो इसका मतलब बच्चों को, काफ़ी सारे बच्चों को रिजेक्शन सहना पड़ा। मैंने एक पोल अपने टेलीग्राम चैनल ABD संकल्प के ऊपर लिया था और उस पोल में पोल चेक करने के लिए आने वाले बंदे थे 30%, जिनका रिजल्ट आया है, जो दोज हु आर सेलेक्टेड 10% और दोज हु आर नॉट सेलेक्टेड आर 60%। सो ये वाला रेशियो काफ़ी बड़ा है कंपैरेटिवली। अगर जिस दिन मैं LIC ADO के लिए सेम पोल स्टार्ट करता हूँ, तो LIC ADO प्री के लिए ये वाला रेशियो उल्टा हो जाएगा, 60% सेलेक्टेड दिखेंगे, 10-1% के आसपास बच्चे रिजेक्टेड दिखेंगे। सो ये वाला पार्ट होगा, तो काफ़ी ज़्यादा आशा थी कि वैकेंसीज ये सब बढ़ेगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। सो नंबर ऑफ वैकेंसीज 5,280 है। हाँ, वेटिंग लिस्ट में अभी 3 वेटिंग लिस्ट अभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक वेटिंग में मुझे लगता है 800 से 1200 के आसपास स्टूडेंट, या टोटल 1200 कुछ स्टूडेंट जो है वो वेटिंग लिस्ट से क्लियर होते हैं। तो SBI के केस में तीनों वेटिंग लिस्ट आती है। जनरली तीसरी वेटिंग लिस्ट जब आती है उस साल या उस महीने में SBI क्लरिकल का नया नोटिफिकेशन भी आ जाता है। कभी कभी नोटिफिकेशन पहले और थर्ड वेटिंग लिस्ट बाद में आती है, कभी कभी थर्ड वेटिंग लिस्ट पहले और नोटिफिकेशन बाद में आ जाता है। तो SBI क्लरिकल का नोटिफिकेशन के बारे में मैंने पहले ही आपको बोला है कि अक्टूबर में इसका प्री, 2023 का अक्टूबर में प्री और नवंबर एंड या दिसंबर के स्टार्टिंग में मेंस होना है। दीज आर ऑल एक्सपेक्टेड डेट्स। तो अगर अक्टूबर में इसका एग्जामिनेशन होगी तो अगस्त के आसपास के टाइम में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका नोटिफिकेशन आ जाए। काफ़ी ज़्यादा बच्चों की डिमांड होती है कि हमें कुछ भी हो SBI क्लरिकल या SBI में जॉब चाहिए, तो काफ़ी बच्चों को ये भी लगाओ कि 1:20 के रेशियो की वजह से, और अगर एक कैंडिडेट सिलेक्ट होता है तो लगभग 19 कैंडिडेट रिजेक्ट होते हैं। सो वो दुख भरी बात है, बट अभी आपको आने वाले टाइम में आगे आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के हिसाब से देखना पड़ेगा, और आगे आने वाले एग्ज़ाम का टेंटेटिव शेड्यूल हमें पता है। जो बच्चे सेलेक्टेड है उन बच्चों को भी एक इंस्ट्रक्शन मेरा ऐसा है कि अभी SBI में काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। आपको आपके अलग अलग फ्रेंड्स अगर SBI में होंगे तो आपको पता ही होगा कि टोटल वर्किंग आवर्स काफ़ी ज़्यादा हो गए। हाँ, उसके बाद में 5 डेज ए वीक स्टार्ट होगा। अभी बैंकर्स भी कह रहे हैं कि हाँ, हमें पर डे हमारा वर्किंग 40-40 मिनट से बढ़ाओ, 40-50 मिनट से बढ़ाने के बाद आपको 5 डेज ए वीक हमें कर दो। बट 40 मिनट बढ़ाने की अलग से ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बैंकर्स ऑलरेडी दिए हुए टाइम से ज़्यादा टाइम काम कर रहे हैं। उसमें सबसे हाईएस्ट एक नंबर पे आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ पे काम और बाकी सब चीज़ें ज़्यादा है। तो जो स्टूडेंट भी सिलेक्टेड है उनको एक इंस्ट्रक्शन आप ये समझिए या मैसेज ये समझिए कि बाद में आपको एक बार ज्वाइनिंग के बाद में टाइम काफ़ी कम मिलने वाला है। सो दिस इज़ गोल्डन टाइम आपके हाथ में जो है, आप इसका यूटिलाइजेशन अच्छे से करें। ये डिस्कशन में कि यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, कब आएगा मेल, कब नहीं आएगा, मेरा ग्रामीण बैंक में PO का है और साथ में SBI का है, मैं कौन सा करूँ, मेरा ग्रामीण बैंक में क्लरिकल का है, साथ में SBI का, मैं कौन सा करूँ। हाँ, ये सब चीज़ों का डिस्कशन हो सकता है। कब? उसका ऑफर लेटर आने के बाद में। तो ऑफर लेटर आने में लगभग 1 महीने के अंदर SBI के ऑफर लेटर आ जाएंगे। तब तक का टाइम आपके इन चीज़ों के लिए आपको अपने पढ़ाई के लिए यूज़ करना है। सेकेंड, यहाँ पे जैसे बच्चों का SBI क्लरिकल में सिलेक्शन होता है, काफ़ी बच्चों का दूसरा डिस्कशन स्टार्ट होता है कि क्या मैं तुरंत JIB CIB एग्जामिनेशन जो IIBF कंडक्ट करती है, जिसका फ़ायदा बच्चों को इंटरव्यू के वक्त होता है, क्या वैसे एग्जाम का प्रिपरेशन भी करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको
आपके ड्रीम जॉब तक पहुंचने के लिए। वो कौन सा भी हो सकता है, आरबीआई असिस्टेंट का हो सकता है, एसबीआई पीओ का हो सकता है, LIC EO का हो सकता है, न्यू इंडिया EO का हो सकता है, नाबार्ड DA का हो सकता है। तो अभी आपको JIB और CIB के एग्जाम के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। वो वाला पार्ट आपको स्टार्ट करना है कब, जब आप बैंक एग्जाम देने से रिटायर्ड हो जाओगे, तब आपको स्टार्ट करना है। फिलहाल आपको अभी मैं SBI क्लरिकल तक पहुंचा हूं, तो आगे मुझे कौन सी इससे बड़ी एग्जाम है जो मैं क्रैक कर सकता हूं, और उसके लिए मुझे क्या करना है, बस वही तैयारी अभी के लिए आपको कंटिन्यू रखनी है। ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज में वही आपको टिपिकल आपका मेल के बाद में DV के लिए होगा, साथ में मेडिकल हो जाएगा, तो उसके बाद में ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें 25-30 डेज से लेके 40-45 डेज तक कंप्लीट हो जाती है SBI के केस में। तो ये एक पार्ट है SBI के बाद में हम आते हैं LIC EDO के ऊपर। LIC EDO के ऊपर जनरली एग्जाम के एक दिन पहले मैं लास्ट मिनट टिप्स का लेक्चर लेता हूँ। मैंने LIC EDO के लिए लास्ट मिनट टिप्स का लेक्चर नहीं लिया था। रीज़न काफ़ी सिंपल है। IBPS के केस में IBPS जैसे अपने IBPS क्लरिकल के एग्जाम हो, SBI क्लरिकल के एग्जाम हो, नंबर ऑफ बैंक एस्पायरेंट 9-10 लाख से लेकर 12 लाख तक नंबर ऑफ बैंक एस्पायरेंट है। लगभग IBPS शायद 70-80,000 बच्चों को एक शिफ्ट में एग्जाम कराता है। तो 80,000 इंटू अगर अपनी SBI PO SBI क्लरिकल की एग्जामिनेशन IBPS क्लरिकल एग्जाम 3 दिन चलती है, तो 3 दिन, एक दिन में 4 शिफ्ट, 3 दिन में 4 × 3 12 शिफ्ट इंटू एक शिफ्ट के 80,000 बच्चे। सो 12 एड्जा हो जाएगा 9,60,000। सो 9,60,000 बच्चे, मतलब वही आता है कि 10-1 लाख बच्चे तैयारी कर रहे होंगे। उसमें से अभी LIC EDO के लिए नंबर ऑफ एप्लीकेशन कम थे, उनकी एग्जाम एक ही दिन में कंप्लीट हुई जो आज है, और 3 शिफ्ट में एग्जाम हुई। तो अगर 3 शिफ्ट में एग्जाम हुई तो फिर से वही रेशियो पकड़ के चलते हैं, 80,000 × 3 तो हो जाएगा 2,40,000। अगर एग्जाम 4 शिफ्ट में हुई होगी तो 80,000 × 4 ये हो जाएगा 3,20,000। इसमें से काफ़ी बच्चे अपसेंट भी होंगे। अपसेंट बच्चों को माइनस करने के बाद में अभी जो टोटल वैकेंसीज है वो 10-1 हज़ार के आसपास वैकेंसीज है LIC EDO की। यहाँ पे लिखा है देखो कि मेंस के लिए हम × 20 के रेशो में बुलाएंगे, तो 2 लाख बच्चे मेंस देंगे। तो अगर 240 में से 2 लाख बच्चे मेंस देंगे, इसका मतलब ग्रुप में अगर 10 बच्चे हैं तो 10 में से 6-7-8 बच्चों का सिलेक्शन मेंस के लिए होना ही है। सो प्री की उतनी ज़्यादा अहमियत LIC EDO के केस में नहीं रहेगी, बट LIC EDO के केस में आपको मेंस अच्छे से करना है, और साथ में एज ये मार्केटिंग वाला जॉब है तो यहाँ पे इंटरव्यू को आपको अच्छे से वहाँ पे आपको तैयारी करनी है। सो मेंस प्लस इंटरव्यू, ये वाली तैयारी आपकी काफ़ी अच्छी चाहिए। मेंस के लिए रीजनिंग और क्वांट 50 मार्क्स मिला के है, करंट अफेयर्स मतलब GA और इंग्लिश वाला पार्ट 50 मार्क्स और इंश्योरेंस वाला पार्ट 60 मार्क्स। तो अभी आपके हाथ में जितना टाइम है, आपको बैलेंस्ड, और एग्जाम की जो डिफिकल्टी लेवल होगी वो जनरली ग्रामीण बैंक PO मेंस के नीचे की ही आती है, ग्रामीण बैंक PO मेंस के नीचे की आती है मेंस के लिए। तो इस डिफिकल्टी लेवल से आपको आपकी तैयारी आगे कंटिन्यू करनी है। जॉब जिन लोगों ने सोचा है सबसे पहले, क्योंकि यहाँ अप्लाई करने से पहले बच्चों ने अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों से कंसल्ट किया होगा, उनसे गाइडेंस लिया होगा। गाइडेंस लेने के बाद मैंने भी एक LIC DO सर थे, अमूर जादव सर, उनका एक इंटरव्यू यहाँ पे करवाया था। उन्होंने पॉजिटिव्स और नेगेटिव सब इस जॉब के बारे में बताए थे। तो उसके बाद में अगर हमने ठान लिया है कि हाँ मुझे LIC EDO बनना ही है, तो अगर आपको LIC EDO बनना है तो आपको अच्छे से अभी आने वाले टाइम में मेंस और इंटरव्यू की तैयारी करनी है। अभी आपको जो रेशो के हिसाब से मैंने बताया, तो आपको एवरेज अटेम्प्ट में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि मेरा क्वांट रीजनिंग का कॉम्बो 50 का बना, 55 का बना, 60 का बना, 45 का बना, 40 का बना। तो कितने भी होने के बाद में ये रेशियो ये दर्शाता है कि अगर 2,40,000 बच्चों ने प्री की एग्ज़ाम लिखी है और वहाँ उसमें से कुछ बच्चे अटेंडेंस जिनका कम भी हो सकता है, तो ये वाली चीज़ें यहाँ से उभर के सामने आती है। तो प्री के मार्क्स को ना देखते हुए आपको तुरंत आपकी मेंस की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है। और जो बच्चे इंटरव्यू में थोड़ा सा वीक है और जिन्हें LIC EDO एनी हाउ क्रैक करना है, उनको इंटरव्यू की तैयारी थोड़े पहले से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो ये EDO के बारे में मुझे बताना था। थोड़ा आगे ये LIC AO के एग्जाम के बारे में। LIC AO में जो 300 वैकेंसीज थी, इनको × 20 टाइम्स, तो इनको बच्चों को बुलाया गया 6,000 बच्चों को। अभी 6,000 में से बच्चे, अभी होता कैसा है कि 1:20 का फायदा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेंस लिख पाए, ये इसका फ़ायदा है। बट दूसरा नुकसान भी है कि मेंस लिखने के बाद में
नंबर ऑफ रिजेक्शन अगर 1:20 हो तो बहुत ज़्यादा होता है। जो हमने SBI क्लरिकल के एग्जाम में देखे वहाँ पे भी रेशियो लगभग 1:20 का था। इस एग्जाम में भी ये हो सकता है कि यार 1:20 होने के बाद में 19 लोगों को या 17 लोगों को अभी इंटरव्यू के लिए अगर 1:3 के रेशियो में जाएंगे तो इंटरव्यू के लिए 17 लोगों को मेंस होने के बाद में रिजेक्शन सहना पड़ सकता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि प्री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था क्वांट रीजनिंग के टोटल मार्क्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा सेक्शनल कट ऑफ। इसका रेफरेंस मैं 2019 के एडवर्टीजमेंट को देता हूँ। जो टोटल मार्क्स उन्होंने दिए 300 मार्क्स, काफ़ी मेरे ऐसे स्टूडेंट थे जिनका 40-50 मार्क्स की लीड थी। कट ऑफ से 40-50 मार्क्स की लीड थी। बट इंश्योरेंस के 60 मार्क्स में से कट ऑफ था 30 का, तो कुछ बच्चों का सेक्शनल कट ऑफ 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से 3 मार्क्स से रहने की वजह से उन्हें टोटल ये जो बड़ी लीड उनको 40-40, 50-50 मार्क्स की मिली थी उसका कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो प्री के लिए टोटल मार्क्स जरूरी थे जो कि आपने लाए हैं इन 6000 बच्चों ने। मेंस के लिए आपको टोटल मार्क्स से ज़्यादा आपको सोचना है कि आपका इंश्योरेंस और बाकी सब चीज़ें, इंश्योरेंस हो DI हो, क्योंकि 50% का कट ऑफ है, 90 मार्क्स 45 का कट ऑफ है, 60 मार्क्स 30 का कट ऑफ है, 90 मार्क्स 45 का कट ऑफ है, 60 मार्क्स 30 का कट ऑफ है। तो आपको यहाँ पे मेंस के लिए जितनी आपको दिक्कत आपको टोटल कट ऑफ के लिए होगी उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपको सोचना है आपके सेक्शनल कट ऑफ के बारे में। वो एक पार्ट था। दूसरी आने वाली पार्ट की नेगेटिव मार्किंग। आपने काफ़ी वीडियोस देखे होंगे कि नेगेटिव मार्किंग के केस में मैंने शायद लाया नहीं। अगर मैं मराठी में मैंने 1-2 वीडियो बनाए थे कि नॉर्मलाइजेशन के लिए क्या सर नॉर्मलाइजेशन के लिए आपकी एक्यूरेसी मैटर करती है कि अच्छी एक्यूरेसी हो तो क्या उसका नॉर्मलाइजेशन के ऊपर इम्पैक्ट होता है। ऐसा काफ़ी बच्चों के पूछते कि उसके लिए कैसा होता है प्रोसेस। तो मुझे लगता है आपने मेरा नहीं सुनना चाहिए, किसी और फैकल्टी का नहीं सुनना चाहिए। एक अच्छा नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला होता है, उस नॉर्मलाइजेशन के फार्मूले में जाइए, वहाँ पे आपके एक्यूरेसी का जो ए होता है उसे भी कुछ भी कीमत नहीं है, कुछ एक्यूरेसी का नहीं होता है। टोटल स्टूडेंट, टॉप 0.1% स्टूडेंट, आपकी शिफ्ट का एवरेज, बाकी शिफ्ट का एवरेज, इसका एक स्टैटिस्टिक का फार्मूला निकलता है। तो इसीलिए अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होने के बाद में आपके एक्यूरेसी के नहीं बट आपके शिफ्ट का जो एवरेज होता है वो शिफ्ट के एवरेज को ज़्यादा अहमियत होती है। तो इसलिए अगर इन वाली एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं आती, क्योंकि प्री एग्जाम में जो मैंने बच्चों को एक सलाह दी थी कि अगर 70 मार्क्स में से आपको फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे लेना है, अगर आपने 50 या 55 क्वेश्चन अच्छे ढंग से किए, बट सेक्शन के एंड में लास्ट 1 मिनट जो क्वेश्चन नहीं आए बस उसे आपने तुक्का लगा दिया, तो उसका फायदा आपको होगा। और काफ़ी स्टूडेंट को एज नेगेटिव मार्किंग नहीं थी इसीलिए तुक्का मैंने बोला। तो क्योंकि एक्यूरेसी को वैसे भी नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले में कोई कीमत नहीं है, तो वैसे काफ़ी बच्चे सिलेक्ट हुए जिनका 70 में से 50, 70 में से 52, 70 में से 54, 55 तक अटेम्प्ट हुए थे। और लास्ट वाले 1-2 मिनट में, क्वांट के 1-2 मिनट में, रीजनिंग के 1-2 मिनट में बच्चों ने वहाँ पे एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करके 70 में से 70 अटेम्प्ट किया है। ऐसे बहुत बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जिनके मुझे कॉल आए थे। तो वो एक फ़ायदा आपको, अगर मेंस में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मेंस का नेगेटिव मार्किंग मुझे याद नहीं कैसा, आप एक बार देख लीजिए। मेंस में DO मेंस हो या AO मेंस हो या कोई भी मेंस हो, जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं लिखा है, आपको 100 में से 100 या जितने क्वेश्चन दिए वो पूरे अटेम्प्ट करके आने हैं। तो वो एक पार्ट मुझे LIC AO के बारे में बोलना था कि LIC AO में प्री में आपके टोटल मार्क्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पे टोटल मार्क्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके केस में यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ है। और सेक्शनल कट ऑफ ज़्यादा इंश्योरेंस के केस में आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे इसकी जो लेवल होगी क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की, वो भी आपके जो RRB PO का मेंस होगा उससे कम वाली होगी। थोड़ा सा आगे ये बैंक ऑफ इंडिया की एग्जाम है। आगे बैंक ऑफ इंडिया को भी काफ़ी बच्चों ने अप्लाई किया है। बैंक ऑफ इंडिया को लगभग 600 सीट्स के लिए जो RTI मैंने पढ़ा था 1,20,000 बच्चों ने अप्लाई किया है। IBPS PO 6,000 वैकेंसीज होते 10 टाइम्स, तो क्या वहाँ पे 12 लाख एप्लीकेशंस आते हैं? हाँ, आसपास 10-12 लाख के आसपास आ ही जाते हैं। तो ये अगर ये वाला पार्ट 10 टाइम्स है तो वो 10 टाइम्स है। तो यहाँ पे भी आपकी कंपटीशन जैसे IBPS PO SBI PO में रहती है 1:200, एक सीट के लिए 200 एप्लीकेशंस, बस उस ढंग से ही यहाँ पे आपको
टोटल आपके कंपटीशन दिखेगी। ये सब बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं, अपने से काफ़ी बच्चों ने बैंक ऑफ इंडिया के लिए अप्लाई किया भी होगा, बट द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, ये पढ़ा ही नहीं होगा अभी। तो यहाँ पे ये क्वालिफाइंग है, और आपका इंग्लिश कहाँ पे है, बस ये भी क्वालिफाइंग है, आपका फाइनल सिलेक्शन इसमें से। दूसरा, यहाँ पे ये आपका एंगल हुआ। दूसरा, मॉक टेस्ट बनाने वालों का एंगल। बच्चों की सबसे पहले कंप्लेंट थी, सर ये जो पैटर्न है ये IBPS PO का पैटर्न है। मैंने कहा हाँ, ये बिल्कुल सही है, IBPS PO का पैटर्न, IBPS PO को यही पैटर्न होता है। इंग्लिश 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स, रीजनिंग 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स, GA 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, DI 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स, और डिस्क्रिप्टिव, बस यही पैटर्न था IBPS PO। सेम पैटर्न है, बट सर क्या डिफिकल्टी लेवल सेम होगी? तो अलग अलग मॉक टेस्ट वालों ने, जब बच्चों ने एग्जाम वहाँ पे लिखने के बाद में उनको पता चला कि यार बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, जैसे IBPS PO का था वैसे IBPS का, मैं टेस्ट प्लेटफॉर्म के नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो वहाँ पे उन्होंने टेस्ट का पैटर्न इतना ही डिफिकल्ट रखा जितना IBPS PO के केस में होता है। बट आप एक बार सेकंड लाइन पे आके देखिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे लिखा है 40% है। तो अगर ये टोटल यहाँ पे अगर आप देखोगे, टोटल तो वैसे नहीं, तो क्वांट के टोटल तो 250 होगा, बट यहाँ पे ये 60 और ये 40, ये टोटल 160, और 160 के 40% मतलब 64 का कट ऑफ जो है वो रहने वाला है, कम से कम कट ऑफ। तो आप इतना देखो, ये 3 सब्जेक्ट का कट ऑफ 64 कम से कम रहने वाला है। IBPS PO में 5 सब्जेक्ट का मिला के कट ऑफ 71 था। तो क्या इतना ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल आएगा? मुझे नहीं लगता है। अच्छा, नेक्स्ट, अगर मैं टोटल कट ऑफ पकड़ूँ 225 और 240 में से, जस्ट अ मिनट, 225 में से अगर मैं 40% इसका निकालूं तो 225 के 40% मतलब अगर IBPS PO के पैटर्न से जाए तो 90 का कट ऑफ होगा, 90 का कट ऑफ होगा। लेकिन इस साल तो IBPS PO का कट ऑफ 71 ही है, मतलब IBPS PO का पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अगर इनकी इच्छा है कि बच्चों को 90 मार्क्स आने चाहिए तो ये पेपर ऐसा बनाएंगे कि जहाँ पे बच्चों के 120, 125, 130 अटेम्प्ट हो, इस ढंग से पेपर बनाएंगे। अच्छा, वहाँ पे अगर ये वाला पार्ट क्वालिफाइंग है, ये वाला पार्ट क्वालिफाइंग है, तो बचे हुए 160 में से 40% मार्क्स लाना है यहाँ पे, मतलब 64 मार्क्स अगर लाना है तो यहाँ पे भी इन तीनों सेक्शन के अटेम्प्ट, जिसमें तो GA के अटेम्प्ट आप उतना ज़्यादा काउंट करोगे नहीं GA के केस में, बट क्वांट, रीजनिंग, GA सब मिला के अटेम्प्ट आपका 80 से 100 के बीच में चाहिए इन 3 सेक्शन के लिए, क्वांट, रीजनिंग और GA। तो इसीलिए जो डिफिकल्टी लेवल आप अलग अलग मॉक्स में फेस कर रहे हो, एग्जाम में इससे कम डिफिकल्टी लेवल आएगा। रीजन बीइंग, उनको आपको 40% मार्क्स तक कम से कम मार्क्स आपको देने, 90 मार्क्स आपको देने हैं, मतलब आपसे वो कम से कम 125, 130, 135, 140 इतने क्वेश्चन वो आपसे अटेम्प्ट करवाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर के एडवर्टीजमेंट के बारे में। थोड़ा आगे चलते हैं, और लास्ट SBI PO के केस में अभी भी अपना सेशन भी हुआ है, तो मैं SBI PO के केस में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। SBI PO का ऑलरेडी सेशन होने की वजह से जिन बच्चों का SBI PO का भी हुआ है उनके लिए गोल्डन टाइम है। रीजन में अभी LIC AAO एग्जाम होने के बाद में उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी बड़ी एग्जाम नहीं है, और बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर तो 19-20 तारीख के बाद में वो बच्चे फ्री है कंप्लीटली वो तैयारी करने के लिए। तैयारी के लिए हम हमारे साइड से भी तैयारी करवाते हैं। लास्ट ईयर संकल्प एजुकेशन के 30+ SBI PO थे, और ये सभी PO अलग अलग पार्ट से थे, अलग अलग पार्ट ऑफ द कंट्री थे। रीजन में अपनी फैकल्टी भी जितनी है, निखिल सर रायपुर से है, बट पढ़ाते हैं यहाँ पे औरंगाबाद में, छत्रपति संभाजी नगर में पढ़ाते हैं। अभिषेक गायके सर ने पहले अलग अलग नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म पे बायजूस एग्जाम प्रेप पे भी पढ़ाया है, सो ही इज़ ऑल्सो मोर कंफर्टेबल विथ इंग्लिश और हिंदी भी, कुछ भी हो। और पूर्वा मैडम जो है वो शायद गुजरात से है, बिलोंग करती है। सो अलग अलग फैकल्टी अलग अलग कोने से, देश के कोने से होने की वजह से ज़्यादा दिक्कत वहाँ पे नहीं आती है। तो जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है उनको अगर कुछ हेल्प चाहिए तो SBI PO का हमारा इंटरव्यू का जो बैच है वो भी आपको अवेलेबल है। इतनी ही इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी। मैंने अलग अलग पार्ट में SBI क्लर्क, देन LIC ADO प्री, LIC AO मेंस, बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर, और बाद में SBI PO का इंटरव्यू और SBI क्लर्क एग्जामिनेशन, इसके बारे में सब एग्ज़ाम के बारे में जो बस 2-3 मिनट आपसे
डिस्कशन करना था। ओवरऑल डिस्कशन और बाकी सब चीज़ें क्या आपके फ़ायदे की है, ये वाला पार्ट भी मुझे कमेंट में चाहिए। और कमेंट में आपके अलग अलग क्वेश्चन भी आपके मुझे चाहिए। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, हाँ क्वेश्चन का जवाब वहाँ पे नहीं देता हूँ, बट ट्राई करता हूँ कि अगले आने वाली वीडियो में वो वाला पार्ट भी कवर कर सकूँ। तो आने वाले टाइम में जितनी भी अलग अलग एग्जाम्स है उसकी तैयारी आप अच्छे से कंटिन्यू कीजिए। धन्यवाद।